Hello, student. So we have covered the water pollution and air pollution. Now let's come to land degradation part. तो ये वाली यूनिट इसी में ख़त्म हो जाएगी. लैंड डिग्रेडेशन इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट. तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का अभी समिट हुआ है, COP15 समिट, जो हमारी एब्जिजन कोटो यहाँ पे हमारा सब्ज्यूम किया गया है. तो COP15 UNCCD मैंने बताया था, UNCED यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ एनवायरमेंट डेवलपमेंट. ये जो है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हमने पढ़ा था. स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारा यूएनसीईडी बना. यूएनसीईडी के अंदर 3 एग्रीमेंट्स आते हैं. हमने यूएनएफसीसी ऑलरेडी पढ़ लिया, जो इजिप्ट में हुआ था समिट. फिर हमने यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन अभी हम पढ़ेंगे, जो समिट हुआ है. एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जो समिट होगा वो हम बायोडाइवर्सिटी वाले पार्ट में पढ़ेंगे. तो यूएनसीसीडी जो है वो वन ऑफ द लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, जो हमारे यूएनसीईडी के अंदर सब्ज्यूम की गई थी. अब जो COP15 है अभी रिसेंटली हुआ है. तो COP15 में जानने से पहले पहले हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की बात करें. तो डेजर्टिफिकेशन वगैरह वाली चीज़ें आपको पता होंगी. ओके. सो व्हाट इज सो वेयर वी आर. हाँ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. अब डेजर्टिफिकेशन का आपको मतलब पता है कि डेजर्टिफिकेशन क्या होता है. जो भी हमारा अच्छा लैंड रहता है, जो भी हमारा बेस्ट लैंड रहता है, जो भी हमारी सॉइल फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है, उसको डेजर्ट में जो लैंड जो है, जो फर्टाइल लैंड है, वो डेजर्ट में चेंज हो जाए तो उसको हम डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं. तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन जो है ये 1994 में इस्टेब्लिश हुई थी, और ये सोल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जो हमारे लैंड मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. इसका जो हेडक्वार्टर है वो बॉन जर्मनी में है. तो याद रखिएगा, बॉन जर्मनी में हेडक्वार्टर है, और ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है. ये कोऑर्डिनेट करती है कि जो भी हमारा डिग्रेडेड लैंड है हम उसको प्रिवेंट कर सके, और दूसरी चीज़ कार्बन न्यूट्रलिटी को हम बढ़ा सकें. इंडिया जो है पार्टी है इसका. अदर की इन्फॉर्मेशंस की बात करें, वन ऑफ द 3 रियो कन्वेंशंस में से एक है यूएनसीसीडी. एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो मिनिस्ट्री है जो हमारे इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्लीमेंटेशन को देखती है. मेजर इनिशिएटिव जो इसके अंदर लॉन्च किए गए हैं, पहला है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी. लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का यही मतलब है कि जितना भी हमने लैंड को डिग्रेड किया है उसी लैंड को हम अपग्रेड करें, एफॉरेस्टेट करें, तो उसको हम लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बोलते हैं. इसमें कुछ टारगेट भी सेटअप किए गए हैं. तो यूएनसीसीडी ने सपोर्ट किया है जो भी कंट्रीज इंटरेस्टेड है कि वो जो है अपना लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी टारगेट जो है बनाए, और अपने स्टेट लेवल पर, अपने कंट्री लेवल पर वर्क करें. फिर लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी फंड भी सेटअप किया गया है, जो COP13 के अंदर सेटअप किया गया था यूएनसीसीडी का, जहाँ पे पब्लिक मनी को लाएंगे कि हमारा प्राइवेट कैपिटल को रेस करेंगे कि सस्टेनेबल लैंड प्रोजेक्ट के लिए हम उसको यूज़ कर सकें. लैंड फॉर लाइफ प्रोग्राम जो है वो भी लाया गया, जो भी हमारे लैंड डिग्रेडेशन, डेजर्टिफिकेशन और ड्राउट से रिलेटेड चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए. तो दीज आर द मेजर इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड अंडर यूएनसीसीडी. ठीक है. तो मोर ऑन न्यूज़ में अगर बात करें तो COP15 हुआ था. जनरली ये COP जो होता है यूएनसीसीडी का वो बाय एनुअली होता है, मतलब 2 साल में एक बार होता है सिंस 2001. और इस बार का थीम है लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कैरिसिटी टू प्रॉस्पेरिटी. COP15 क्या करेगा, जो जितने भी हमारे गवर्नमेंट है, जितने भी प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटीज़ है, सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाएगा कि हम जो लैंड है उसका सस्टेनेबल वे में मैनेज कर सके. इंडिया जो है COP14 उन्होंने होस्ट किया था 2019 में, और उन्होंने कमिटमेंट की थी कि हम 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड, डिग्रेडेड लैंड को रीस्टोर करेंगे बाय 2030. तो इंडिया का टारगेट आपको याद करने की ज़रूरत है, कितना लैंड, 26 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड जो है उसको रीस्टोर करेंगे बाय 2030. और COP14 का जो थीम था वो रीस्टोर लैंड एंड सस्टेन फ्यूचर. दिस इज़ द COP14 थीम. ओके. तो अब आते हैं व्हाट आर द की आउटकम्स ऑफ COP15 के क्या आउटकम्स हैं. तो न्यू कमिटमेंट्स की बात की गई है इसमें, और इसमें बोला गया है कि जो भी हमारा 1 बिलियन हेक्टेयर्स डिग्रेडेड लैंड है उसको रीस्टोर करना है बाय 2030. इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप ऑन ड्राउट्स जो है उसको बनाना है फॉर 2020 टू 2024. सैंड, डस्ट स्टॉर्म्स, अदर डिजास्टर्स जो है उसको एड्रेस करना है. और तीनों रियो कन्वेंशंस जो है, जो भी सीबीडी है, यूएनएफसीसी है एंड यूएनसीसीडी है, तो इन तीनों रियो कन्वेंशन में सिनर्जीज बैठानी है. फिर न्यू डिक्लेरेशन इशूड की बात करें तो एब्डिजन कॉल इशू किया है, जहाँ पे बहुत सारे स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है उन्होंने इशू किया है कि लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी वाली चीज़ों को बूस्ट करेंगे. फिर एब्डिजन डिक्लेरेशन भी अडॉप्ट किया गया है ऑन अचीविंग जेंडर इक्वालिटी. और COP15 लैंड लाइफ लेगेसी डिक्लेरेशन भी अडॉप्ट किया गया है.
अदर इनिशिएटिव्स की बात करें तो ड्राउट्स इन नंबर्स 2022 रिपोर्ट रिलीज़ की गई है, जहाँ पे बोला गया कि 2.3 बिलियन पीपल जो है अभी वाटर स्ट्रेस फेस कर रहे हैं। बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जहाँ पे CSR जो इनिशिएटिव होता है, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके थ्रू जो है कंपनीज जो है वो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी की तरफ वर्क करेंगी। फिर सहल सोर्सिंग चैलेंज की अगर बात करें तो अफ्रीका का जो रीजन है दैट इज़ सहल रीजन, उसके बारे में बोला गया है। तो यहाँ पे कम्युनिटीज़ को बोला जाएगा कि वो ग्रेट ग्रीन वॉल जो है उसको यूज़ करके कोई टेक्नोलॉजी बनाए जो हमारे प्रोग्रेस और जॉब्स को क्रिएट करेगी और कमर्शलाइज करेगी उनका प्रोड्यूस। अब ग्रेट ग्रीन वॉल जो है ये अफ्रीकन लेड मूवमेंट है, जहाँ पे 800 किलोमीटर बेल्ट जो है ट्रीज़ की हमको बनानी है अक्रॉस एंटायर विड्थ ऑफ अफ्रीका। फिर ड्राउट लैंड न्यू UNCCD का इनिशिएटिव है जो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन को बढ़ाता है। तो दीज आर द सम इनिशिएटिव की आउटकम्स जो COP15 में लॉन्च किए गए हैं। ओके, सो वे वी आर, येस, तो की आउटकम्स हो गए हमारे। तो आपको इसमें क्या याद करने की ज़रूरत है, UNCCD कौन सी बॉडी है, लीगली बाइंडिंग बॉडी है, ठीक है। UNCCD का COP15 कहाँ हुआ है, ये बायएनली मीट करती है, वो ये 3 रियो कन्वेंशंस में से एक है, इसका हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी इन्हीं का है, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी फंड भी इन्हीं का है, लैंड फॉर लाइफ प्रोग्राम भी इन्हीं का है। इंडिया ने COP14 को होस्ट किया था, ठीक है, और इंडिया का टारगेट क्या है कि 26 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड जो है डिग्रेडेड लैंड हम उसको रिस्टोर करेंगे बाय 2030। okay, so these are the important point related to land degradation. Now let's come to light pollution. अब light pollution की अगर बात करें तो आपको पता है कि हम बहुत ज़्यादा लाइट यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण जो हमारे स्पीशीज़ होते हैं, मरीन एनिमल्स होते हैं या फिर नॉर्मल स्पीशीज़ होती है जो लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं, वो लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो 2022 इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक जो है अभी रिसेंटली कंक्लूड किया गया है। तो इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक की अगर बात करें, ये एक एनुअल इवेंट है जो कि इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन होल्ड करती है, वही होस्ट करती है। इसमें यही है कि हमको अवेयरनेस रेज करना है कि जो भी हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट है लाइट पॉल्यूशन का, उसको हमको रिड्यूस करना है और हमको उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ानी है टू सेलिब्रेट द नाइट स्काई। अब लाइट पॉल्यूशन और फोटो पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन को फोटो पॉल्यूशन भी बोलते हैं। लाइट पॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक्सेसिव मिसडायरेक्टेड और आर्टिफिशियल लाइट यूज़ करके, प्रेजेंस करके, जो जिसके कारण पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम लाइट पॉल्यूशन बोलते हैं। कंपोनेंट्स अगर बात करें तो जैसे कि ग्लेयर, एक्सेसिव ब्राइटनेस यूज़ हो करना जो हमारे आँखों को डिस्कम्फर्ट फील कराते हैं। स्काई ग्लो, नाइट स्काई में ब्राइट करना ओवर इनहेबिटेड एरियाज, लाइट ट्री पासेस, लाइट फॉलिंग वेयर इट इज़ नॉट इंटेंडेड और नीडेड, जहाँ पे ज़रूरी नहीं है। क्लटर जैसे ब्राइट कंफ्यूजन, एक्सेसिव ग्रुपिंग ऑफ लाइट सोर्सेज, इसके कारण ये जो है हमारे कुछ कंपोनेंट्स है लाइट पॉल्यूशन के। अब लाइट पॉल्यूशन को टैकल कैसे किया जाता है, ऑब्वियसली LED बल्ब्स यूज़ करते हैं, ग्रीन एनर्जी यूज़ करते हैं, अवॉइड इल्यूमिनेटेड एडवर्टाइजमेंट जो है उनको हम अवॉइड करते हैं। तो दीज आर द वेज टू टैकल लाइट पॉल्यूशन। अब हाउ डज लाइट पॉल्यूशन इम्पैक्ट्स वर्ड्स एंड पीपल, तो लाइट पॉल्यूशन जो है बहुत डाइवर्सिटी ऑफ वर्ड्स को इन्फेक्ट करता है ह्यूमंस को। लाइट इंड्यूस्ड कोलिजन की अगर बात करें तो लाइट इंड्यूस्ड कोलिजन क्या होता है, लाइट जो है दो साइड से आ रही है और उसको लाइट हो रही है तो बहुत ज़्यादा लाइट हमको दे रही है, तो ये जो है बर्ड्स, मिलियन ऑफ बर्ड्स की डेथ होती है फ्रॉम कोलिजन विद बिल्डिंग एंड अदर बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर डिसरप्शन ऑफ बायोलॉजिकल रिदम, जो बर्ड्स के बिहेवियर हैं उनको चेंज करते हैं, जैसे कि माइग्रेशन, फॉर्जिंग, ये सारी चीज़ें बर्ड का बिहेवियर को चेंज करते हैं। ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो सर्काइडन रिदम जो है वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब करते हैं, स्लीप डिसऑर्डर, डायबिटीज़ एंड अदर प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत देर तक फ़ोन चला रहे हैं और उसकी लाइट देख रहे हैं, अगर ब्राइटनेस ज़्यादा है तो आपकी आंखों को वो इन्फेक्ट करेंगी। नेक्स्ट इज़ डिसओरिएंटेशन ड्यूरिंग फ्लाइट, जैसे कि बहुत ज़्यादा बर्ड्स जब फ्लाइट्स चलती है तो बहुत ज़्यादा बर्ड्स जो हैं डिसओरिएंट हो जाते हैं एट नाइट। डिसरप्शन ऑफ इकोसिस्टम, कहीं ना कहीं वो नॉट ओनली बर्ड्स, एनिमल्स और प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करते हैं। और इंटरफेयर्स विद एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च, इंक्रीजेज एनर्जी कंजम्पशन। ओके, सो दीज आर द लाइट पॉल्यूशन, वाई लाइट पॉल्यूशन, मतलब हाउ लाइट पॉल्यूशन इम्पैक्ट बर्ड्स एंड पीपल्स। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट लाइट पॉल्यूशन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट, वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट की अगर बात करें तो अभी जो है आपको पता है कि इंडिया का जो टारगेट था कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हम बैन करेंगे, वो कब तक बैन करेंगे, 2022 तक हमको था कि हमको बैन करना है। अब 2023 आ गया, तो ये न्यूज़ में इसलिए है कि सेवरल सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने आइडेंटिफाई किया है कि उनको जो है 1 जुलाई 2022 से
वो बैन कर देंगे अक्रॉस इंडिया। अब व्हाट इज़ सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन? तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स जो होते हैं इनकी लो यूटिलिटी होती है, मतलब एक बार यूज़ करके उसको दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता और वो रिसाइकलेबल भी नहीं होते, और एंड उनकी लिटरिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होती है, जो कि हमारे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में आइडेंटिफाइड है। अब इनका मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल जो है, यूज़ जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का, वो पूरी तरह प्रोहिबिटेड है। बैन जो है वो कंपोस्टेबल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पे एप्लीकेबल नहीं है, याद रखिए, कंपोस्टेबल प्लास्टिक प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सब पे एप्लीकेबल है। अब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इनको वायलेशन के लिए पेनल्टीज भी दी गई हैं, जैसे 5 साल तक आपको जेल होगी और पेनल्टी अप टू 1 लाख और बोथ। अब वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स जो है वो बैन है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2016 के अंदर, जैसे कि प्लास्टिक स्टिक्स हो गए, पैकेजिंग एंड रैपिंग फिल्म्स हो गई, कटलरी आइटम्स हो गए एंड अदर आइटम्स जैसे पीवीसी बैनर्स लेस देन 100 माइक्रॉन्स, तो ये सारी चीज़ें बैन है। नाउ लेट्स कम टू इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो हमारे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स अमेंडमेंट रूल्स 2021 में दिए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमेशा पूछा जाता है, प्लास्टिक वेस्ट भी पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में। हमारा ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी, फिर बायोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी पूछा जा चुका है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 की बात करें तो ये ऑब्वियसली पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो भी हमारे सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, अनमैनेज्ड प्लास्टिक है, उन सबको फेज आउट करना है 2022 तक और उसको बैन करना है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को इन्होंने डिफाइन किया है कि प्लास्टिक जो एक ही बार यूज़ हो फॉर द सेम पर्पस बिफोर बीइंग डिस्पोज्ड और रिसाइकल, तो एक ही बार यूज़ किया जा सके उसको हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक बोलते हैं। थिकनेस जो है उन्होंने बोला है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर कि थिकनेस जो है प्लास्टिक कैरी बैग्स की हमको इंक्रीज कर देनी है, 550 माइक्रोन से 75 माइक्रोन्स कर देनी है, ताकि लोग कम यूज़ करें। कंप्लीट बैन करना है ऑन द यूज़ ऑफ सेचेट्स यूजिंग प्लास्टिक मटेरियल्स फॉर स्टोरिंग, पैकेजिंग, सेलिंग गुटखा, टबैको एंड पान मसाला। और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइंस भी इशू किए गए फॉर लीगल फोर्स, जो भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो जो प्लास्टिक दे रहे हैं तो उसके लिए वही रिसाइकेबल करेंगे, वही सारी चीज़ें करेंगे। तो प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट जो है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अंदर कवर्ड नहीं है, उस उन आइटम्स के उन आइटम्स की तरफ, और उनको कलेक्ट और मैनेज किया जाएगा इन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वे थ्रू ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू ऑफ द प्रोड्यूसर, इंपोर्टर एंड ब्रांड ऑनर एज पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हमारा बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू, जो उन्होंने बैन को एनफोर्समेंट करने के लिए लिया है। तो पहला है मस्कट, तो प्रकृति मस्कट उन्होंने लॉन्च किया है कि अवेयरनेस हम बढ़ाएंगे मासेस के बीच और उनका बिहेवियरल चेंज करेंगे। फिर ई गवर्नेंस पोर्टल्स एंड ऐप्स लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि नेशनल डैशबोर्ड ऑन एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च की है। फिर सेंट्रल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड ने भी बहुत सारी चीज़ें लॉन्च की, जैसे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पोर्टल फॉर प्लास्टिक पैकेजिंग। फिर ऑनलाइन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है फॉर सिंगल यूज़ प्लास्टिक ग्रीवांस रिड्रेसल्स, जो सिटीजन्स का ग्रीवांस को रिड्रेस करेंगे। और मॉनिटरिंग मॉड्यूल भी लॉन्च किया है फॉर द लोकल बॉडीज़, एसपीसीबी, पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटीज़ और सीपीसीबी के लिए, कि वो जो है प्रोडक्शन सेल वगैरह देख पाएँ। फिर उसके बाद डायरेक्शन जो हमारे नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल पे इशू किए गए हैं, तो जितनी भी लीडिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो उनको बोला है कि वो सप्लाई नहीं करेंगी प्लास्टिक रॉ मटेरियल्स टू इंडस्ट्रीज़ जो भी हमारे सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैंड प्रोडक्शन में मतलब इंक्लूडेड है। एसपीसीबी और पीसीसीज जो है वो अपना मॉडिफाई करेंगी और अपना कंसेंट जो है रिवोक करेंगी टू ऑपरेट इशूड अंडर द एयर वाटर एक्ट टू इंडस्ट्रीज इंगेज्ड इन बैंड एसयूपी प्रोडक्शन। कस्टम अथॉरिटी है वो इंपोर्ट पूरी तरह स्टॉप करेंगी ऑफ बैंड सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स, और लोकल अथॉरिटीज़ को बोला है कि फ्रेश कमर्शियल लाइसेंसेज इशू करें कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स जो है वो सोल्ड नहीं किए जाएंगे उनके प्रेमाइसेस में। ठीक है, तो दीज आर द डायरेक्शन इशूड बाय द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। नाउ लेट्स कम टू रिलेटेड न्यूज़। तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात जो है उन्होंने टॉप किया है प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूसर में, वो मतलब सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये जो फाइंडिंग है वो बेस्ड है ऑन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डेटा पे। इंडिया का जो रैंक है वो 5th जनरेशन में आता है इन प्लास्टिक वेस्ट, बाकी चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट है। फिर पुनीत सागर अभियान जो है ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है नेशनल कैडेट कॉर्प्स के साथ। उन्होंने बोला है कि हम प्लास्टिक पॉल्यूशन को टैकल करेंगे थ्रू पुनीत सागर अभियान एंड टाइट टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम। इसमें यही है कि जो भी हमारी लोकल पॉपुलेशन है उनके उनमें अवेयरनेस बढ़ानी है कि हमारा जो बीचेस है हम उसको क्लीन रखें और प्लास्टिक फ्री रखें। फिर ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक पॉलिसी सिनेरियो
टू 2060। ये जो आउटलुक है ये हमारा OECD ने अभी रिलीज़ किया है, रिसेंटली रिलीज़ किया है। तो ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक किसने रिलीज़ किया है आपको ये याद होना चाहिए। तो OECD, ऑर्गेनिक फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। प्रोजेक्शन जो है इस रिपोर्ट का फॉर द ईयर 2060 की अगर बात करें तो उन्होंने बोला है कि प्लास्टिक और प्लास्टिक वेस्ट जो है उसका यूज़ जो है ऑलमोस्ट ट्रिपल हो जाएगा ग्लोबली। लार्जेस्ट इंक्रीज जो होगा वो इमर्जिंग इकोनॉमिक्स में होगा। और फॉलोइंग इम्पैक्ट्स फ्रॉम प्लास्टिक लाइफ साइकिल आर प्रोजेक्टेड कि जो हमारा एमिशंस है वो डबल हो जाएंगे, जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ओजोन फॉर्मेशन, एसिडिफिकेशन, ह्यूमन टॉक्सिसिटी, ये सारी चीज़ें जो है हमारी डबल हो जाएंगी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट हमारा रिलेटेड न्यूज़। नाउ लेट्स कम टू ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। तो हमने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स पढ़ लिया, अब ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022, जहाँ पे वो पावर्स कहाँ से ले रहे हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से। अब की प्रोविजंस क्या है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के अंदर। ई वेस्ट डेफिनेशन जो है उसको एनहांस्ड किया गया है। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, भले वो वेस्ट डिस्कार्ड हो या रिजेक्ट किया गया हो फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, रिफर्बिशमेंट एंड रिपेयर प्रोसेस से, वो सारे जो है ई वेस्ट डेफिनेशन में इंक्लूडेड होंगे। कवरेज की अगर बात करें तो सारे मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, रिफर्बिशर, डिसमेंटलर, रिसाइकलर, वो जो भी इन्वॉल्व है ई वेस्ट के प्रोसेसिंग में, वो सारे जो है कवर होंगे विद सर्टेन एक्सेप्शंस। सर्टेन एक्सेप्शंस मतलब जैसे कि एंटिटीज़ जो ई वेस्ट मैनेजमेंट में नहीं कवर है, जैसे वेस्ट बैटरीज, पैकेजिंग, प्लास्टिक्स, माइक्रो एंटरप्राइजेस, रेडियो एक्टिव वेस्ट, तो ये सारी चीज़ें जो कि बाकी अदर उसमें कवर्ड है, इसलिए जो है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में नहीं कवर्ड है। अब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना है, जो भी मैन्युफैक्चर है, प्रोड्यूसर है, जो भी ई वेस्ट को रिसाइकल कर रहे हैं, रिफर्बिश कर रहे हैं, उन सबको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना है अपना विद सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। फिर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट भी इंट्रोड्यूस किया कि जो हमारे प्रोड्यूसर हैं जो ये सारा ई वेस्ट को टैकल कर रहे हैं, उनको जो है सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा कि उनको इंसेंटिवाइज कर सके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रजिस्टर करने के लिए। फिर सीपीसीबी जो है वो रैंडम सैम्पलिंग भी कंडक्ट करवा सकती है ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट प्लेस्ड ऑन द मार्केट। और इम्पोजिशन एंड कलेक्शन जो है हमारा एनवायरमेंटल कंपनसेशन का ऑन द प्रोड्यूसर इन केस ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑब्लिगेशन एज पर द सीबीसी गाइडलाइंस, सीपीसीबी गाइडलाइंस। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द जो भी हमारा रूल्स 2022 में दिया है। अब रेगुलेशन, अगर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की अगर बात करें तो प्री 1989 में कुछ बैकग्राउंड था कि पहले भी हमारी ई वेस्ट मैनेजमेंट जो है गाइडलाइंस आई थी। तो प्री 1989 में कोई भी रूल, लेजिस्लेशन, कोई भी पॉलिसी जो थी ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नहीं थी। फिर 1989-2003 में ई वेस्ट मैनेजमेंट जो है हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर लाया गया इनडायरेक्टली। और शेड्यूल 1 जो था हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का, उसके अंदर जो है हमारा ई वेस्ट जो है ई वेस्ट के बारे में बताया गया था। 2008 में सीपीसीबी ने इशू किया गाइडलाइन कि जितने भी हमारे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है फ्रॉम अप्रैल 2008 कि वो सारे ई वेस्ट मैनेज करेंगे इन एनवायरमेंटली साउंड मैनर में। 2011 में ई वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स इंट्रोड्यूस किया गया और वहाँ पे कॉन्सेप्ट लाया गया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहली बार एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से एक्ट में मेंशन किया गया था, कौन से रूल्स में, तो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में मेंशन किया गया था। 2016 में ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स इंट्रोड्यूस किया गया 2016 में, और कॉन्सेप्ट जो है प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोड्यूस किया गया। और यहीं पर बाय बैक, डिपॉजिट, रिफंड एंड एक्सचेंज स्कीम्स जो है लाई गई। फिर 2018 में ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 को अमेंड करके मार्च 2018 में नया रूल लाया गया। और अभी जो है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर मतलब जो हमारा अभी है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 लाया गया है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर बात करें इसके अंदर, तो मैन्युफैक्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि एंड प्रोडक्ट को आपको रिसाइकल करना है और जो भी कंपोनेंट्स डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स ने बनाए हैं उसको वो जो है कंपैटिबल हो एक दूसरे के साथ। प्रोड्यूसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो अवेयरनेस क्रिएट करनी है, बहुत सारी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इम्प्लीमेंट करना है। रिसाइकलर की बात करें तो इंश्योर करना है कि जो भी रिसाइकलिंग प्रोसेस है और फैसिलिटीज़ है वो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही हो रही है, और रिकॉर्ड मेंटेन करना है ई वेस्ट कलेक्शन का। स्टेट गवर्नमेंट का ये है कि आपको डिसमेंटल करना है और रिसाइकल करना है, और इंडस्ट्रियल स्किल डेवलपमेंट जो है और कुछ मेजर्स बनाने हैं हमारे हेल्थ और सेफ्टी के लिए, जो भी वर्कर्स हमारे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्टेट गवर्नमेंट। अब आते हैं स्टेटस ऑफ ई वेस्ट जनरेशन इन इंडिया। तो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर द चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट।
कंप्यूटर डिवाइसेस जो हैं वो जनरली 70% ऑफ एनुअल ई वेस्ट को अकाउंट करते हैं। उसके बाद टेलीकॉम सेक्टर्स हो गए, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए। ओनली 1.5% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो जनरेट होता है, जिसको हम रिसाइकल करते हैं थ्रू इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस। अब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोड्यूसर की, जो भी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बना रहे हैं, कि उनको रिसाइकल टारगेट जो है उसको अचीव करना है टू इंश्योर एनवायरमेंटली साउंड एंड मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट। तो ई वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए आपको रिसाइकल करना पड़ेगा, तो ये प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ई वेस्ट एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। नाउ लेट्स कम टू इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटी। तो वेरी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन, ये दोनों कन्वेंशन आप बिल्कुल याद रख लीजिए, बिकॉज ये कन्वेंशंस तो कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो पहला है स्टॉकहोम कन्वेंशन। अब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हमने पढ़ा था, दैट इज़ डिफरेंट, एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन इट इज़ डिफरेंट। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के लिए है, जो भी हमारे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है। अभी रिसेंटली 18th मीटिंग हुई है पीओपी की रिव्यू कमिटी, जहाँ पे स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है हेल्ड हुआ था रिसेंटली, इसके कारण। ठीक है, तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होते क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट वो सब्सटेंस होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एनवायरनमेंट में परसिस्ट रहते हैं, जो एनवायरनमेंट में हमेशा रहते हैं, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहते हैं, और जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बॉडी में बायो एक्यूमुलेट होते हैं, उनके बॉडी में एक्यूमुलेट होते जाते हैं, और एडवर्सली ह्यूमन के हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, और हैव द प्रॉपर्टी लॉन्ग रेंज एनवायरमेंटल ट्रांसपोर्ट। तो लॉन्ग रेंज ये ट्रांसपोर्ट भी होते हैं, जैसे फूड चेन में हमारी सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती जाती हैं, वैसे ही परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट भी ट्रांसमिट होते जाते थे, मतलब ट्रांसफ़र होते जाते हैं। तो आउटकम्स ऑफ द मीटिंग की अगर बात करें तो अभी कमिटी ने कंक्लूड किया है कि वो 4 ऑफ द 5 केमिकल जो है उसके अंडर कंसीडरेशन लेंगे। तो 5 केमिकल्स कौन से हैं? डीक्लोरेन प्लस, यूवी 328, मीडियम चेन क्लोरीनेटेड पैराफिन्स, फिर लॉन्ग चेन पर फ्लोरोकार्बोक्सिल एसिड, एंड फिर पायरोफॉस। ठीक है, तो दीज आर द 5 केमिकल्स जो है उसके अंदर लाने की बात की है। अब स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें तो इट इज़ अ ग्लोबल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी। याद रखिएगा, इट इज़ व्हाट, लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, जो हमारे स्टॉकहोम में हुई थी स्वीडन में 2001 में। उसके बाद 2004 में इसको लाया गया। इंडिया जो है इसका पार्टी है। इसमें ऑब्जेक्टिव यही है कि ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। इंडिया जो है रेटिफाई किया 2006 में, बट इसके कौन से मेंबर नहीं है आप वो याद रखिएगा। यूनाइटेड स्टेट, इजराइल और मलेशिया जो है इसके मेंबर नहीं है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट जो है वो रेगुलेट करती है अपने पीओपी रूल्स को इन लाइन विद दिस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो है। और केमिकल्स जो है वो लिस्टेड है एनेक्सेस ऑफ द कन्वेंशन। इसमें 3 एनेक्सेस हैं जिसके अंदर हमारे केमिकल्स को लिस्ट किया गया है। अब एनेक्सेस जो है स्टॉकहोम कन्वेंशंस के, तो पहला है एनेक्स 1, जहाँ पे आपको पूरी तरह एलिमिनेट करना है, जैसे कि एलिमिनेट जो भी प्रोडक्ट एनेक्स ए में जुड़ेंगे उनको जो है पूरी तरह उनका प्रोडक्शन और यूज़ एलिमिनेट करना है। स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस तभी आप दे सकते हो जो उसके लिए रजिस्टर्ड हो। फिर एनेक्स बी में रिस्ट्रिक्ट करना है कि जो भी आप एनेक्स बी में प्रोडक्ट आते हैं, जो भी एनेक्स बी में हमारे केमिकल्स आते हैं, उनको आप रिस्ट्रिक्ट कर दो कि उनका प्रोडक्शन और यूज़ जो है रिस्ट्रिक्ट हो, और रिस्ट्रिक्ट हो इन लाइट ऑफ एनी एप्लीकेबल एक्सेप्टेबल पर्पसेस और स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस। एनेक्स सी जो है अनइंटेंशनल प्रोडक्शन, तो ये हमको अनइंटेंशनल जो हम यूज़ करते हैं उसको हमको रिड्यूस करना है, मिनिमाइज़ करना है, और अल्टीमेट एलिमिनेट करना है। तो दीज आर द 3 एनेक्सेस कम्स अंडर द स्टॉकहोम कन्वेंशन। इन स्टॉकहोम कन्वेंशन, आई होप इट इज क्लियर। इन स्टॉकहोम कन्वेंशन किसके लिए? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के लिए है। इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी। इंडिया इसका मेंबर है, यूनाइटेड स्टेट, इजराइल और मलेशिया इसके मेंबर नहीं है। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज जो है वो रेगुलेशन ऑफ पीओपी रूल्स उन्होंने नोटिफाई किए हैं अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। उसके अंदर जो है बहुत सारी लिस्ट बना दी है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टॉकहोम कन्वेंशन। नाउ लेट्स कम टू रॉटरडम कन्वेंशन। वेरी इंपॉर्टेंट, रॉटरडम कन्वेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के लिए होता है, अब रॉटरडम कन्वेंशन जो होता है प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट के लिए होता है। तो अभी रिसेंटली इंटरनेशनल ट्रेड जो 2 हज़ारियस पेस्टिसाइड्स का हुआ है, उन्होंने रिकमेंड किया है कि उसके लिए प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट आपको लेना पड़ेगा। अब प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट की अगर बात करें, ये एक मैकेनिज्म है जो रॉटरडम कन्वेंशन के अंदर दिया गया है, जहाँ पे आप कोई भी पार्टी जो इंपोर्ट कर रही है, मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रही है या कोई भी केमिकल इंपोर्ट कर रही है, तो उसको पहले प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट जो है लेना पड़ेगा उस पार्टी से, तभी आप इंपोर्ट कर सकते हो हजार्डियस केमिकल। और वो हजार्डियस केमिकल जो है लिस्टेड होते हैं हमारे किसमें? एनेक्सेस में। तो मोर ऑन न्यूज़ में अगर देखें तो रिकमेंडेशन जो है वो किसने बनाई है? केमिकल रिव्यू कमेटी ने फॉर 2 हजार्डियस पेस्टिसाइड्स के लिए रिकमेंडेशन दी है। पहला है इप्रोडियोन,
और दूसरा है टर्बूफॉस। अब इप्रोडियन क्या है, एक फंगीसाइड है जो वाइन्स, फ्रूट्स, ट्रीज, वेजिटेबल्स में यूज होता है और इसको कार्सोजेनिक बोला गया है कि ये कैंसर कॉजिंग हमारा फंगीसाइड्स है। फिर टर्बूफॉस की बात करें तो ये एक सॉइल इंसेक्टिसाइड्स है जो कॉमनली हमारे मेज, बीट, पोटैटोज यहाँ सब यूज़ होता है और ये एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उनको हमारे रिस्क पोज करता है और उनमें टॉक्सिसिटी बढ़ाता है। इंडिया की बात करें तो इनका जो इन केमिकल्स का जो यूज़ है वो परमिटेड है बाय द 2015 अनुपम वर्मा कमेटी रिपोर्ट। और इंडिया जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है हमारा टर्बोफूस का। ठीक है, तो टर्बोफूस और इप्रोडियन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन आ सकता है ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए फंगिसाइड और सॉइल इंसेक्टिसाइड्स है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू रॉटरडम कन्वेंशन। जैसे हमारा स्टॉकहोम कन्वेंशन था वैसे ही रॉटरडम कन्वेंशन जो है इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जो कि हमारे कॉन्फ्रेंस ऑफ द फिलन फोन्टेरियस रॉटरडम में अडॉप्ट की गई थी 1998 में और 2004 में आई थी। इसका यही है कि हमको इन्फॉर्म डिसीजंस जो हमारी कंट्रीज से, जो भी कंट्रीज हमारी इंपोर्ट कर रही हैं कोई भी चीज़ें, तो उनको इन्फॉर्म डिसीजन लेना विद रिगार्ड टू ट्रेड इन हजार्डियस केमिकल्स। इंडिया इसका मेंबर है। अदर की इंफॉर्मेशन की बात करें तो पेस्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्रियल केमिकल्स को कवर करते हैं जो कि बैन किया जा सकता है। लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है कि आपको पीआईसी को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं अमंग द पार्टीज। सब्सिडरी बॉडी केमिकल रिव्यू कमेटी जो है इस्टेब्लिश की गई है जो हमारे केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स फॉर्मुलेशन को रिव्यू करेगी, जो भी हमारे कन्वेंशन के अंदर क्राइटेरिया दिए हैं उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट रॉटरडम कन्वेंशन। नाउ लेट्स कम टू रिपोर्ट एंड इंडाइसिस। तो रिपोर्ट एंड इंडाइसिस की बात करें तो स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स 2021 रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने ऑलरेडी बहुत पढ़ लिया है। ठीक है, तो स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स 2021 रिपोर्ट वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है। अब रिपोर्ट जो है एनवायरमेंटल, क्लाइमेट, सोसाइटल चेंज, ये सारी चीज़ों को मेजर करती है। जो हमारा वाटर रिसोर्सेज है, स्ट्रीम फ्लो है, टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज, क्रायोस्फीयर, ये सारी चीज़ों को स्टडी करती है। की ऑब्जर्वेशन की अगर बात करें तो बोला है कि जो मेल्टिंग जो है ग्लेशियर्स की वो इंक्रीज़ हो रही है बिकॉज टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो ग्लेशियर्स रन ऑफ जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। और टर्निंग पॉइंट जो है पीक पॉइंट रन ऑफ जो है कहीं ना कहीं हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं व्हाट इज स्ट्रीम फ्लो। स्ट्रीम फ्लो का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर एक रिवर चैनल से फ्लो हो रहा हो एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, उसको हम स्ट्रीम फ्लो बोलते हैं। फिर टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज की बात करें तो वो वाटर जो हमारे कैनोपीज, स्नो, आइस, रिवर्स, लेक्स, रिजर्वायर्स, वेटलैंड, सॉइल और ग्राउंड वाटर में स्टोर हो, उसको हम टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज बोलते हैं। क्रायोस्फेयर की अगर बात करें तो फ्रोजन पार्ट जो होता है अर्थ सिस्टम का, जहाँ पे हमारा फ्रोजन रहता है वाटर, उसको हम बोलते हैं क्रायोस्फेयर। जो ग्लेशियर्स हो गए, स्नो हो गए, आइसबर्ग्स हो गए, तो वो हमारे क्रायोस्फेयर में इंक्लूड होते हैं। फिर आते हैं वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022। तो ये यूनेस्को ने रिलीज़ किया है। तो वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 किसने रिलीज़ किया? यूनेस्को ने। ऑफिशियली ये यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने 9th वर्ल्ड वाटर फोरम में लॉन्च किया था डाकर, सेनेगल में। और उन्होंने बोला था कि शार्प राइज जो है हमारा फ्रेश वाटर का, उसके बारे में कंसर्न रेज किए थे। फिर ग्लोबल लैंड आउटलुक, यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, हमने एक सिंथेसिस रिपोर्ट पढ़ाई थी, वो कौन रिलीज़ करता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ग्लोबल लैंड आउटलुक, लैंड रिस्टोरेशन फॉर रिकवरी एंड रिजिलियंस, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी रिलीज करती है। इसमें बताया गया कि ह्यूमन ने अब मोर देन 70% ऑफ द अर्थ लैंड को ट्रांसफॉर्म कर दिया है फ्रॉम इट्स नेचुरल स्टेट। मॉडर्न एग्रीकल्चर जो है वो मेजर फैक्टर है हमारे डिग्रेडेशन लैंड का, और अप टू 40% ऑफ द प्लैनेट्स लैंड जो है वो डिग्रेड हुआ है, जो जनरली ह्यूमैनिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लैंड डिग्रेडेशन पार्ट। सेकेंड पार्ट जो है हमारा इसका ख़त्म हो गया है। आई विल स्टार्ट बायोडाइवर्सिटी टुमारो। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।